आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार राजा सिंह की लिखी हुई कहानी मालकिन। देश की शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बिजली नहीं आ रही थी। कमरे में गर्मी, उमस और पसीने से प्रताड़ित वो छत पर निकल आया। साथ में 2 कुर्सियाँ और एक मेज थी। उसे लगा कि इस समय जाती धूप में वहाँ कोई नहीं होगा, पर वे थीं ममटी की दीवार से सटी खड़ी। कोई खास अंतर नहीं है छत और नीचे। एक छोटे से रुमाल में अपना पसीना पोंछते हुए कहा और कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। वो विस्मय से भर गया। निहायत संभल कर सिकुड़ कर बैठ गया। वो बिल्कुल उसके सामने थी। उसने उनके कहे पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी रूटीन लाइफ से उदासीन बन जाती हैं और कुछ नयापन खोजती हैं। कुछ ही क्षण बीते थे कि वो उसे कौतूहल और अजीब निगाहों से देखने लगी। फिर अस्फुट शब्दों में बोली, माफ़ कीजिएगा, आप मेरे घर में जुटे कुत्तों जानवरों को भगा देते हैं और छत पे रखे पक्षियों के दाना पानी में भी व्यवधान डालते हैं। क्या ये उचित है? कुछ दया ममता है आप में? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गलतफहमी है आपको। वो तो मैं घर की साफ सफाई और आपको अनावश्यक खतरों से बचाने के लिए करता हूँ। उसने सफाई दी। उसे याद आया कि रोज़ सुबह वो खुद एक बड़े कठौत में दूध रोटी गेट पर रखती थी। गली मोहल्ले के 2-4 आवारा कुत्ते आज उठते थे खाने के लिए। बगल में सीमेंट की नान थी पानी भरी, गाय अन्य जानवरों के पीने के लिए। शाम से छत पर बड़े से फैले सकोरों पर अन्न दाना और पानी पंछियों के लिए। छत वाले बर्तनों को कभी खाली नहीं देखा। ये उनका नित्य का कार्य था जो कभी कभी उसकी भी नज़र में आ जाता था। एक बार उसने लड़ते झगड़ते भौंकते कुत्तों को भगा दिया था, लेकिन उस समय वे खा नहीं रहे थे, शायद प्रतीक्षारत थे। किंतु उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से उसे घूरा और दुष्ट सा कुछ धीमे से कहा। गार्ड को उन्हें फिर बुलाने को भेजा था। वो खिसियाया और वो पिटा सा चला गया। तब गोयल साहब थे। रहने दीजिए, ये गलत है निरीह जीव जानवरों को परेशान करना। उन्होंने भाव भंगिमा इस तरह बना ली थी कि वो काँप गया। उसने घबरा कर आंखें फेर ली। जी, ये बेआवाज़ थी। उसे अपने पर संदेह हुआ कि उसी के भीतर से निकली आवाज़ है जो शब्दों का रूप नहीं ले सकी है। उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। उनमें आश्वस्त का भाव उमड़ा। फिर वो शायद हंसी थी, स्नेह से परिपूर्ण एवं सूखी हंसी बिना आवाज़ के। मॉर्निंग वॉक पर हमेशा वो उन्हें देखता है जो साधारण पहनावे में भी इस उम्र में भी आकर्षक दिखती हैं। उसने साहस बटोर कर सीधी आंखों से उनकी तरफ देखा। एक संतुष्ट निर्लिप्त सुंदर चेहरा, जैसे झिड़क कर उसे विपत्ति से बचा लिया हो। फिर वो रुकी नहीं, जैसे इसी बात के लिए आई हो। लैंडलाइन फ़ोन की कर्कश ध्वनि लगातार बेरहम रह रहकर चीख रही थी, किंतु उसकी सुध लेने वाला नदारद था। वे कहाँ हैं? एक अजीब सी ऊहापोह में बैठा उसे झेल रहा था, विचलित हो रहा था। पता नहीं कितनी देर तक वो इसी तरह चीखती रहती यदि वो उतर कर चोगा ना उठा लेता। दूसरी तरफ पूना से उसका छोटा बेटा शिवा था। मैडम, शिवा का फ़ोन, उसने कुछ तेज आवाज़ में कहा, किंतु उसकी आवाज़ भी प्रति उत्तर के बगैर लौट आई। फ़ोन की घंटी के बाद उसकी गुहार सुनने वाला भी कोई नहीं था। क्या उन्हें मालूम था? वो सारे कमरों में उन्हें तलाशता है, किंतु वे कहीं नहीं मिलती। यहाँ आओ। दूर से आती एकदम ठंडी सी आवाज़, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। वो आवाज़ का पीछा करता मंत्र मुग्ध सा चला जा रहा था। उनकी आवाज़ का पीछा करना इतना जटिल और दुरूह होगा, उसे मालूम न था। आंगन से परे वो हॉल में थी। दिखने से पहले उसे गंध ने खींचा। गंध वो हर जगह थी, चारों कोनों से उसकी ओर लपकती हुई, कसैली, गुनगुनी और बासी। एक काली रंग की चौकी पर गेरुए कपड़ों के ऊपर काली
दुर्गा रूप की एक एक पीतल की मूर्ति थी और उसके अगल बगल 2 मोमबत्तियों का प्रकाश सहमता हुआ बिखर रहा था। चौकी के पीछे गोयल साहब की एक बड़ी सी फोटो थी, कांच से जड़ी। धूप बत्ती और अगरबत्ती ढेर सारी सुलग रही थी और उनका धुआं पूरे कमरे में छाया हुआ था। उस धुंधलाते आलोक में हॉल की ऊपरी तरफ दीवारों पर कई आदमकद तस्वीरें टंगी थीं, विभिन्न देवी देवताओं की। वे आरती वाले दिए से देवी माँ की आरती कर रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, किंतु होंठ हिल रहे थे, जिनसे मंत्रों की बुदबुदाहट निकल रही थी, जिन्हें सुन पाना कठिन था। फिर वो दिखी, फैलते मंडराते धुएं के बहुत ही धीमे मध्यम आलोक में, पीठ की तरफ से। वो गेरुए रंग के पेटीकोट ब्लाउज में थीं, जिस पर उनके काले गहराते बाल छितराए हुए गीले थे। उसे लगा कि वो बेताब इशारे से उसे भीतर बुला रही हैं। एक बियाबान बुलावा था। उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि बाएं हाथ उल्टे पंजे के इशारे से दाएं हाथ से आरती अनवरत गति से चल रही थी। भीतर से छनती महीन प्रकाश की हल्की सी आभास देती कमजोर रोशनी, और आंगन में डर एवं भय के बीच कुछ देर वो सुन्न सा खड़ा रहा। वो उनके पास चला आया। वो पास आया तो एक लंबा सफ़ेद चेहरा दिखाई दिया और मुंह से बुदबुदाते अस्पष्ट मंत्रों के स्वर। उन्होंने उसे इशारे से ही पास बैठाया। उसमें एक अजीब तनाव, खिंचाव और डर था। उन्होंने जैसे उसके डर को भांप लिया। वो चुप बैठी रहीं। पहली बार उनके उदासीन निस्पंद चेहरे पर कालिमा छाई थी। सिर हिलाया और निर्लिप्त कठोर ठंडे स्वर में बोली, हम सुबह 8 से 10 तक पूजा में रहते हैं। पूजा समय हम किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहते हैं, ये सबको पता है। भविष्य में वो वही फ़ोन के विषय में कुछ कहने के लिए उनकी तरफ झुक ही रहा था कि उसे अपने पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया था। वो दम रोके बैठा रहा। उनका हाथ उनके सिर पर हिचकता, सिहरता, सहलाता, थमा, शांत और ठंडा, एकदम मृत्यु की तरह। उसकी छुअन से भयभीत दिल उछलकर गिर पड़ने को आतुर था। एक अजीब सी अकुलाहट में, फुसफुसाहट में ही सही, कुछ कहना चाह रहा था, किंतु उनकी अटल, तल्लीन, समय के दुख सुख से परे और विषाद से सर्वथा मुक्त चेहरे को देखकर हताश सा सिर्फ ये कह सका, जी हाँ। उसने सिर हिलाया। वो समझने की कोशिश करता है कि वो पहले भी ऐसी थी कि अब गोयल साहब के जाने के बाद वे अभी यहाँ हैं। कौन कह सकता है कि अगले पल वो कहाँ होंगी? शायद उन्हें भी नहीं। वे बूढ़ी हैं, कहना मुश्किल है। विगत कई सालों से उन्होंने कद काठी एवं चेहरे मोहरे को बांध कर रखा था। वे सिर्फ होती थीं अपनी सपाट मुद्रा में। स्नेह, अपनापा, क्रूरता, डर, ये सब उनके चेहरे पर नदारद रहते थे। वो वैसे ही शांत, निश्चल, अपने कृत्य में संलग्न दिखीं जैसे वो पहले थीं। जबरन मुंह से निकलते शब्द जो कुएं की अतल गहराई से निकल रहे थे। शायद ये वो क्षण था जब उसे चले जाना चाहिए था। शायद वो भी यही चाहती थी, किंतु वो कहना नहीं चाहती थी। वो उस समय और बाद में भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि वो तांत्रिक हैं या अकेली, एकांतिक, निरुपाय स्त्री जो असमय पति की मृत्यु से उबरना चाहती है। उन्हें ये भ्रम सदैव घेरे रहता था कि गोयल साहब यहीं कहीं हैं। नवंबर की लौटती धूप घास पर छितराई पड़ी थी। छोटे छोटे नींबू, अमरूद, अशोक के पेड़ और फेंस की झाड़ियाँ उदासी से सराबोर थे। गेट से लेकर घर के प्रवेश द्वार तक 6 फुट पजरी की सड़क पर बेतरतीब फूल पत्तियाँ बिखरे पड़े थे। घर के बाहर भीतर एक अजीब सा सन्नाटा व्याप्त था। वो कंपनी के उत्पाद बेचने गया था, दूसरे शहर से अभी घर में दाखिल हुआ था। सहसा उसे अपने भीतर एक गहरी थकान महसूस हुई। जब गोयल साहब थे वहाँ घास पर लोहे की 4 कुर्सियाँ और एक मेज विद्यमान थी। अब कहाँ खो गई हैं उसे पता नहीं था। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया, फिर घास की ज़मीन पर लेट गया। वो अपने एकाकी उदास जीवन से बेहद बोर एवं थका था। उसकी आंखें मुंदी थीं, किंतु दिमाग खुला था।
दोपहर की धूप सिमटने लगी थी। स्मृति के झरोखे खुल गए। एक बार विश्वास नहीं हुआ कि वो अपने शहर में नहीं है। यह सिर्फ संयोग ही रहा होगा कि उसे घर याद आया। पिता का गुस्सा चरम पर होते हुए धीरे धीरे संताप में घुलने लगा था। देख लेना, इसका कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा। अभी तो हम हैं, लेकिन बाद में निपट अकेला रह जाएगा। अकेला ही झेलना पड़ेगा। उम्र कितनी होती जा रही है, होश है नहीं और नखरे हैं कि सिमटते ही नहीं। उसके सामने बीती जिंदगी के पन्ने उलटने लगे थे, जब वो भावी वधुओं को किसी न किसी कारण से मैच नहीं है कहकर अस्वीकार करता रहता था। अपने दिनों में हम कितना अलग सोचते हैं। ये हमारी दुनिया है और हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे, इसमें समझौता नहीं। किंतु समय की ठोकर लगते ही जब अपनी बनाई दुनिया भरभरा कर गिर पड़ती है, तब अनजाने डर से थरथराने लगते हैं। लूटे हुए किले पराजय की कहानी कहते हैं। कुछ समय के उपरांत उसने सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, किंतु अब भाग्य उससे रूठ गया था। किसी से जुड़ने की बात टल जाती। अजीब बात यह थी कि डर के साथ एक राहत भी मिलती। विवाह की बला टलते ही किसी अप्रत्याशित खतरे से छुटकारा मिल गया हो। जब वो तैयार हुआ तो अस्वीकृति का दंश बार बार चुभने लगा। जिंदगी की साएं साएं के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। मन अपशकुन के अलावा कुछ ना सोचता। लगता था कि वो अब विवाह योग्य नहीं रहा। उसे महसूस होने लगा कि किसी को आकर्षित करने की क्षमता ही नहीं है। अब वे बहाने बेमानी लगने लगे थे उन लड़कियों को छोड़ने के। लगता किसी लड़की औरत के स्पर्श को अपने में महसूस करना जीवन का सबसे बड़ा और दुर्भेद्य सुख हो, जिसे हासिल करना संशय में दिखता। फिर वो सोचता, क्या दुनिया में लोग अकेले नहीं रहते? वो कितनी देर तक वहाँ लेटा रहा, पिछले अतीत को खंगालते हुए। नींद अधिनींद के बीच अनुमान लगाना मुश्किल था। शाम घिरकर वापस जा चुकी थी। अब रात थी। यकायक उसे आभास हुआ कि कोई है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके सिरहाने मैडम खड़ी थी, उसकी तरफ उत्सुक चिंतित निगाहों से निहारती। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप यहाँ नहीं रहते, रहकर भी नहीं रहते। कहते हुए वो हिचकिचाई, किंतु लहजा शिकायत भरा था। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में काम बिक्री का होता है, उसकी उलझने सुलझे इसलिए टिक नहीं पाता हूँ। जानती हूँ, साहब ने एक बार शुरू में बताया था। किंतु वो सशंकित सी करीबी खड़ी थी। हमारे बीच डर नहीं था, किंतु वो अचानक छा गया। हमारे रहते आपको डर कैसा? मैडम की ये आत्मीयता कहीं उसके हृदय में गहरे उतरते चली गई। ठीक है, ऊपर चलो, चाय मेरे साथ पीना। फिर बिना उसके चलने का इंतज़ार किए वो मुड़ गई। धीमे कदमों से बरामदे की तरफ जाने लगीं। वो नीचे ऊपर के लिए बाहर वाले जीने का प्रयोग नहीं करती थी। चाय पीते समय उन्होंने बताया कि देवी माँ उन्हें पहले ही खतरों से आगाह कर देती हैं। अभी कुछ समय पहले मुझे लगा था कि तुम मुसीबत में हो। बालकनी से देखा तुम घास में बेसुध पड़े हो, तभी मैं आई थी तुम्हें लेने। उसे आश्चर्य होता है कि एक सामान्य सी घटना को नाटकीय बना उसे दैवीय भविष्यवाणी से जोड़ना कहाँ तक उचित था। उसने प्रतिवाद किया। उन्होंने उसे दरकिनार करते हुए कहा कि मुझे आद्य शक्ति देवी ने साहब के अंत का वो समय पूर्व सूचित किया था, किंतु वो मेरी सुनते कहाँ थे। ये विचित्र है। उसने चुप लगा ली। उसे याद आया जब वो कलकत्ता टूर पर था, तब कोरोना ने साहब को ले लिया था। साहब के अंतिम कार्यक्रम के दौरान ही उसने इस घर में कहीं और रहने की मंशा जाहिर की थी। तब दोनों बेटों ने स्पष्ट मना कर दिया था। रमा ने कहा था कि मैं भी अब बेंगलोर जा रहा हूँ और शिवा तो पहले से ही पूना में है। हम दोनों के साथ वो रहना नहीं चाहती। अंकल, वे बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। आपके रहने से हम लोग आश्वस्त रहेंगे, कोई तो है। किंतु अपनी माँ से पूछ लो। मेरे रहने में उनकी सहमति नहीं थी। मेरा यहाँ होना गोयल साहब की जिद थी। मेरे विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रति उत्तर में एक लंबी चुप्पी थी। वो अकेली रहने की आदी थी। वो इस दुनिया में इतने धीर गंभीर भाव से अकेली रहती रही हैं।
गोयल साहब उसकी तरह सेल्समैन से उन्नति करते मार्केटिंग हेड हुए थे। हफ्ते में वे 4 या 5 दिन अकेली रही थीं, किंतु चेहरे पर कभी क्लेश की छाया नहीं रही। इस घर में अकेलेपन ने कभी नहीं सताया उन्हें। ऐसे ही दमदार व्यक्तित्व की धनी थी मैडम। शाम के 7 बज चुके थे और सारे घर में अंधेरा पूरी तरह पसर चुका था। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई। नीचे जीने के रास्ते में देखा, सब कुछ काला था। उसने उसे भी प्रकाश के आलोक में करना चाहा। बड़े ही आहिस्ता से टटोलते हुए उतरा कि जीने में लुढ़क न पड़े। नीचे आंगन के स्विच पर पहुंचकर उसने ऑन करने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो हकबका कर रुक गया। ऊपर स्विच ऑन करने वाला हाथ ठिठका रहा। वे थीं। वे सकपका गया। वे भागकर उसके पास आईं और अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। तुम यहाँ? वो चीख रही थी जैसे मृत व्यक्ति को देख लिया हो। वो उसकी देह को टटोलती प्यासी कातर उंगलियों से महसूस रही थी, जैसे ये सुनिश्चित कर लेने को आतुर हो कि वास्तव में वे जिंदा हैं। उसी तंद्रा में उन्होंने उसके मुंह और हाथों को कई बार चूमा। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे तुम्हें आगाह करना चाहिए था। मैं चूक गई। वे निढाल सी जार बेजार रो रही थीं। उनका सिर उसके हाथों की गिरफ्त में सीने से सटा संकुचित सा बेहाल था। उसने हड़बड़ घबराहट में स्विच ऑन कर दिया। अंधेरा छटते ही वो रात के डरे हुए पक्षी की तरह उड़ ली। वो हतप्रभ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उन दोनों के बीच पसरे सन्नाटे को उनकी धड़कनों की आवाज़ ही तोड़ रही थी। शायद दोनों इस अप्रत्याशित को लेकर पशुपेश में दिखाई पड़ रहे थे। उसका झुका सिर उठा और देखा कि वे वहीं खड़ी थीं। उसने कुछ दुविधा में उन्हें देखा। वे उसे अब अविश्वसनीय नज़रों से निहार रही थीं। वे असमंजस में थीं। कुछ देर तक ताकने के बाद सहसा वो पीछे मुड़ी, अपने बेडरूम में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। जब वो अपने कमरे की ओर लौटने लगा तो ऐसा लगा कि वे उसे बुला रही हैं। उसके पांव ठिठक गए। उसे यकीन करना मुश्किल था, किंतु वास्तव में वे उसे बुला रही थीं। उसे उसके नाम विश्वास से, जैसे हाफती कांपती कमज़ोर आवाज़, हल्की धीमी मध्यम। हैरत में वो उस कमरे की तरफ देखने लगा जो बंद हो चुका था। उसे लगा कि वो कष्ट में है। उसने आहिस्ता से धकेला। बाहर का प्रकाश बहुत कम भीतर था। सिर्फ एक धुंधलका था जिसमें वो नहीं दिखी। उसने सोचा कि वो अशक्त लेटी होंगी, इसलिए निश्चित होकर बत्ती जलाई। उन्हें देखकर डर सा गया, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठी दरवाजे की ही तरफ देख रही थी। रोशनी के चकाचौंध से वो हकबका सी गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कमरे के भीतर तक आ जाएगा और रोशनी कर देगा। आपने मुझे पुकारा? नहीं। वो इधर उधर ताकने लगी, जैसे किसी चीज़ को तलाश रही हों। कुछ देर तक असमंजस में रही और उसकी प्रतिक्रिया को टटोलती रही, फिर उठ खड़ी हुई। वो पूरी तरह अपने में आ चुकी थी। वो बेशर्म की तरह खड़ा रहा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो छुटकारा पाना चाहती हैं। उन्हें शक था कि वो अभी चंद सेकंड पहले उनके अविश्वसनीय कार्य की पड़ताल करने आया है। वे उस अघटित कृत्य को अपने भीतर ताकना नहीं चाहती थी। वो उसे क्या कैफियत देती, जबकि उन्हें खुद पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर सकी थी। अब कैसी हैं आप? उसने अधीरता से पूछा। वो चुप रही। उन्होंने एक ठंडी सांस छोड़ी, विरक्त निगाहों से उसकी तरफ देखा और किचन की ओर चल दी, सहज होने की कोशिश में। थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ अच्छा बनाकर आपको खिलाती हूँ। उन्होंने कुछ इतनी ललक के साथ कहा कि क्षण भर के लिए वो सांसत में पड़ गया कि उन्हें सचमुच खिलाने में दिलचस्पी है या विषय परिवर्तन हेतु उसे धोखा दे रही हैं। किंतु वो रुका रहा, क्योंकि वो जानता था कि पहले के दिनों में जब वो अपने निकटस्थ बॉस के पास आता था और गंभीर विचार विमर्श में लीन होता था, तब भी वे ऐसा ही करती थी, जिससे पति और उसे कुछ देर के लिए इतर विषयों में अटक कर राहत मिल सके। इस घर के हर कोने में छाई गोयल साहब की धुंधियाती गंध और उपस्थिति को वे हर पल महसूस करती रहती थी, किंतु उसके लिए ऐसा करना कठिन था। कुछ देर तक वो देहरी पर खड़ा रहा, उनकी तरफ देखता रहा, फिर उनके कमरे को देखा। कमरा एकदम बेतरतीब था
और बेड में सलवटें ही सलवटें थीं, जैसे कोई युद्ध लड़ा गया हो। वो वास्तव में उनका आशय समझने की कोशिश में था। फिर उसने अपने को धिक्कारा। वो मनगढ़ंत बातें कैसे सूझती हैं? वे अस्पष्ट थे। वो अंदाज़ा लगाती दिखी कि वो कमरे में है या नहीं। यकीन मानो जरा सा खटका होते ही वो वापस लौट आती। उन्हें अकेले खाना जरा भी नहीं सुहाता था। मतलब एक तरह से असंभव, क्योंकि जब से वो आया है वो अकेले कभी नहीं खाती दिखी थी। वो अनुमान लगाता रहता था कि उनकी एकाकी दुनिया में उसका प्रवेश गैर जरूरी है। उनकी अभी तक बीती जिंदगी शायद दिलचस्पी विहीन है। उनके दिल और दुनिया के बीच कोई जगह नहीं है जिसमें किसी प्रकार का दखल मंजूर हो। वो यदा कदा उन्हें उन जगहों में खींचने की कोशिश करता जिनसे वो खुद अनजान था। उसे अच्छी तरह याद है जब वो स्थानांतरित होकर शहर में आया था और गोयल साहब ने अपने साथ रहने को कहा था तो मैडम ने साफ मना कर दिया था। उन्हें किसी अन्य की उपस्थिति नामंजूर थी। उन्हें उसका आंटी या भाभी कहना भी ना भाया था। उन्हें घर से इतर संबंधों से परहेज था। इसी शहर में उनका बड़ा बेटा रमा, बहू और पोता रहता है। कभी वो साथ रहता था, किंतु उनके अनावश्यक हस्तक्षेप से उसका रहना दूभर था और वो अलग हो गया। हालांकि वो आता रहता था। पूना में छोटा बेटा बहू रहते थे। उनके पास सिर्फ एक दो बार ही गई होंगी और वहाँ से असंतुष्ट होकर लौट आई थी। उन दोनों को भी उनको साथ रखना नापसंद था। वे जानती थीं कि वे यहाँ की स्वामिनी हैं, बेटों के घर की स्वामिनी नहीं रह पाएंगी। यदि बेटे बहू भी यहाँ साथ होते तो उन्हें अटपटा सा लगता रहता और उनके अवांछित हस्तक्षेप से वे सहज नहीं हो पाते। उन्हें अन्य की दखलंदाजी एवं अधिकार बोध नापसंद था। उपेक्षा का ये चक्र रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। हाँ, रूप बदलते रहते हैं। गोयल साहब उन्हें मालकिन कहा करते थे, जो उनकी प्रसन्नता का कारक था। वो किसी प्रकार से इस पदवी से महरूम नहीं होना चाहती थी। वो उन्हें मैडम कहने लगा था, जिसका उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो लंब तड़ंग दबंग आकर्षक गोरी महिला थी। उनके दिल और दुनिया के बीच कोई जगह रही होगी जिसके विषय में उसे कुछ मालूम नहीं था। वो लगातार कोशिश करता कि उन खाली जगह को भरे, किंतु असफल रहता। उनका घर बहुत बड़े प्लॉट एरिया में था जिसमें सब कुछ था। गेट, गार्डन, कमरे, पोर्च, गैराज, ड्राइवर, चौकीदार एवं नौकर वाला सफ़ेद मकान। किंतु रहने वाले महज दो थे। जब गोयल साहब रिटायर हो गए तो विश्वास को जबरन अपने साथ रहने के लिए ले आए थे, जो उन्हें बेहद नागवार गुजरा था। उन्होंने प्रतिरोध निहायत ही शालीन तरीके से किया था, जिसे साहब ने हंसते हुए दरकिनार कर दिया था, किंतु मैडम ने उसके आगमन को संभ्रांत तरीके से उपेक्षित किया था। कभी कभी उसे अपने पर बहुत गुस्सा आता था कि वो क्यों टिका है एक जीती जागती जिंदा लाश के इर्द गिर्द अकेले में। उसे खींच होती, शर्माती और अंत में एक अजीब सी बेबसी पकड़ लेती। उसे मालूम है कि वो सदमे में है, लेकिन दारुण जीवन में भी दिलभेदी चमत्कार होते हैं। वो साधारण स्त्री नहीं थी। दिसंबर के दिनों में शाम कब आती है और कब सिमट कर रात में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वो अपने कमरे की दहलीज में बैठा ये करतब देख ही रहा था कि आकाश बादलों से भर गया। हल्की सी बूंदाबांदी प्रारंभ हुए कुछ ही पल बीते थे, बिजली चली गई। उसने ड्रिंक पर जाने का निश्चय किया। उसने 2 गिलास और विस्की की बोतल टेबल पर रखी और नमकीन के लिए किचन में आकर इत्मीनान से शुरू करने की सोची। उसने बैठते ही जल्दी से दोनों गिलासों को टकरा कर चीयर्स करा और एक घूंट भरकर बाहर देखा। मोमबत्ती के धूमिल प्रकाश की तलछट बाहर पड़ी तो परछाई दिखी थी, या उसे भ्रम हुआ था। छत के एक कोने में ऊपर आकाश को निहारते हुए वो मानो बूंदें गिन रही हों। वो अपने में इतना व्यस्त था कि उसे उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो पाया था। वो जानता था कि वो कब छत पर आती हैं, सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए या शाम को पक्षियों का दाना पानी चेक करने के लिए। फिर थोड़ी देर ठहरती भी हैं, गेट की तरफ एकटक देखती हैं, बैठकर हवा में ताका करती। परंतु इस बूंदे गिरती ठंड की रात में वे होंगी ये कल्पना से परे था। वो निश्चित सा था कि उसे भ्रम हुआ है। एक पैर हलक में उड़ेला ही था कि छत के कोने की परछाई हिली।
वो उसकी तरफ ही आ रही थी। एक बीहड़ अंदेशे ने उसे धर लिया, जो उसकी समूची देह को थरथरा रही थी। अब तो खैर नहीं, शायद आज का दिन आखिरी दिन हो। एक लंबे पल तक वो इस दयनीय उम्मीद से था कि शायद वो नीचे चली जाएंगी बिना उससे कुछ कहे। वो बिना उनकी तरफ देखे उनसे बचता रहा, लेकिन कब तक? दूसरे ही पल वो दरवाजे पर खड़ी दिखी। क्या वो मर नहीं सकता? उसने सोचा। उसकी आंखों और चेहरे पर घनीभूत पीड़ा दिख रही थी और हिलते होठों से बेचैन शब्द अस्पष्ट थे। वो वैसे ही दरवाजे पर खड़ी भीगी प्रेतनी सी थी। एक अजीब सा सन्नाटा घिर आया था। मन दहल सा गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनसे निपट अकेले में मिलने का मौका इस तरह आएगा, उसकी कल्पना से परे था। हालांकि मैडम के चेहरे पर एक अधीर सा अधूरापन था जो उसकी तरफ लक्षित था। एक अजीब सा गुस्सा उनके भीतर उमड़ने लगा था। ईर्ष्या जनित इच्छाएं रौंद रही थीं। वो उसकी ओर कुछ ऐसी निगाहों से देखने लगी जिनमें कुछ पाने का प्रलोभन, कुछ खोने का आतंक घुला था। मुझे नहीं पूछोगे? उन्होंने कहा। वो आश्चर्य से जम गया। इतने महीनों बाद वे भी अपने खोल से बाहर इस तरह मिलेंगी। कुछ हैरत से उन्हें देखा। आइए मालकिन, वो कहना चाहता था, बिल्कुल गोयल साहब की तरह, किंतु बस मैडम ही बोल पाया था। वो कोई आसन्न विपदा सामने आते आते अचानक ओझल हो गई थी। उन्होंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और सरकती हुई बगल में आ बैठी। वो विचलित हो उठा। विश्वास नहीं हो रहा था, ये ख्वाब है कि हकीकत। उसने मैडम की आंखों में कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार का सूनापन देखा। उनकी सूनी आंखों में बहाना मौत के इंतज़ार का था, लेकिन वो जानता था कि वो मनुहार का इंतज़ार कर रही थी। वो असमंजस में पड़ गया था, किंतु उसे अपनी औकात मालूम थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मन के भीतर से आवाज़ आई, शायद वो अपने पति की याद में है। मेरा पैर? उन्होंने फिर पूछा। फिर खुद ही दूसरा गिलास उठाकर चीयर्स कहा और गटागट खाली कर दिया। वो मंत्रमुग्ध ताकता रह गया। शायद मैडम यही चाहती थी, किंतु ये उससे कह नहीं सकती थी। उन्हें याद करती हैं? आवाज़ में ठहराव था। उसने उनकी दुखती नब्ज पर उंगली रख दी। आश्चर्य तो ये था कि उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की और निकल ली। अब वे शायद कभी नहीं आएंगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार राजा सिंह जी की लिखी हुई कहानी मालकिन। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके ही कहानियाँ सुनें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।